नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 3 राजनीतिक दलों की, बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल और YSRCP। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण मान्यवर कांसीराम जी ने किया था तो कितना जुझारूपन था। मान्यवर कांसीराम ने पूरे देश में जागृति फैलाई और SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ को एक खांचे में लाना प्रारंभ किया। एक वक्त कि बहुजन समाज पार्टी का रिप्रेजेंटेशन लगभग 14-15 राज्यों की विधानसभाओं में था और केंद्र में भी अच्छी संख्या में सांसद जीत के आते थे। मान्यवर कांसीराम जी की असामयिक मृत्यु हुई और बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व सुश्री मायावती जी के हाथों में आया। शुरू में तो उनकी जो पॉलिटिकल जो तरीका था वो तो कमोवेश सही था, लेकिन विगत 10 वर्षों में जो देश की जनता देख रही है, खासकर सामाजिक न्याय की जनता, तो लगता ही नहीं है कि बहुजन के हित में सुश्री मायावती जी का कोई निर्णय हो रहा है। मैं यहाँ पर बतलाना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव में वर्ष 2014 में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रतिशत था उत्तर प्रदेश में वो 19.8% था। 2019 में थोड़ा सा घटा 19.4, इसलिए कि 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का तालमेल था, जिसके कारण 0 से बढ़कर 10 लोकसभा सदस्य बहुजन समाज पार्टी के जीत कर आए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के सिर्फ 5 सदस्य चुन कर आए थे। लेकिन 2024 में जिस तरह से उन्होंने रुख दिखलाया, जब इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा था, तब उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ कोई समझौता नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मामले में अगर उनका समझौता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ होता तो आज रिजल्ट जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने धूल चटा दी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, तो और क्या स्थिति होती वो मायावती जी बहुत अच्छी तरह से समझ रही होंगी। 2024 में उनका प्रतिशत आ गया है 9.4, चूँकि बहुजनों में करीब करीब ये संदेश चला गया कि वो ऐसे कैंडिडेट खड़ा करती हैं जिससे समाजवादी पार्टी को घाटा हो। उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं, उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से, इसलिए उनका बहुत बड़ा वोट बैंक इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट कर गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को उनका वोट मिल गया। इसी तरह मैं असेंबली चुनाव का मैं दिखलाना चाहूँगा। 2002 में बहुजन समाज पार्टी को असेंबली में मिला था 23.1%। 2007 में तो कमाल हो गया था, जब उन्होंने ब्राह्मणों को भी जोड़ा था अपनी पार्टी में, उसमें 30.4% और अकेले पहली बार बहुजन समाज पार्टी को बहुमत मिला था और अकेले BSP ने सरकार बनाई थी। 2012 में भी प्रतिशत इनका 25.9 आया, यद्यपि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सफल हो गई पूर्ण बहुमत के साथ। 2017 में इनका प्रतिशत 22.2 रहा और 2022 में गिरकर 12.9% हो गया है। सुश्री मायावती जी से अनुरोध है कि बहुजन के संबंध में और उनके हित में यदि आप निर्णय नहीं लेंगी तो जिस सोच के साथ मान्यवर कांसीराम जी ने इस पार्टी का निर्माण किया था, आने वाले दिनों में और बुरा दिन इस पार्टी को देखना पड़ेगा, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय लेती हुई दिखती रहेंगी। अब मैं आता हूँ बीजू जनता दल के लिए। बीजू जनता दल ने लोकसभा में 2009 में 37.2% वोट पाया, 2014 में 44.8%, 2019 में 43.3% और 2024 में इनका लोकसभा में प्रतिशत आया है 37.5%। असेंबली में 2009 में इनका था, चूँकि वहाँ एक साथ होता है लोकसभा विधानसभा, 38.9%, 2014 में 43.4%, 2019 में 44.7%, 2024 में 40.2%। लेकिन हुआ क्या, 2024 में लोकसभा में 0 सीट हो गई इनकी, 20 सीट बीजेपी जीत गई, 1 सीट कांग्रेस। और विधानसभा में यद्यपि बीजेपी से वोट प्रतिशत
थोड़ा ज़्यादा है इनका, लेकिन सीटें कम हैं। 51 MLA जीते, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 78 जीत गए और उनकी सरकार बन गई। बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक जी ने बनाई थी पार्टी अपने पिता के नाम पर, इनके प्रति उड़ीसा की जनता में बहुत पॉजिटिव सोच रही। लेकिन विगत 10 वर्षों में जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में इनके MPs का जो रोल रहा, वो दिखने ही से लगता था कि हर तरह के बिल पर, जो कितना भी विवादास्पद बिल हो, उसमें श्री नवीन पटनायक जी ने देश की जनता का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी के हित में भारतीय जनता पार्टी की शागिर्दी करना उचित समझा, और एक ऐसा वक्त आया कि भारतीय जनता पार्टी ने उस पार्टी को विस्थापित कर दिया, उड़ीसा की सत्ता से भी और लोकसभा से भी। लोकसभा में शून्य और राज्यसभा में उनके 9 सांसद बचे हुए हैं। अब श्री नवीन पटनायक जी ने निर्णय लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल नहीं मिलाएगी। सब कुछ उल्टा के होश में आए तो क्या। हम लोगों को भी लगता था कि श्री नवीन पटनायक जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अरे हमेशा का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पार्टियां जुड़ी हैं, देर सवेर उन पार्टी का क्या असर हुआ है वो पूरे देश की जनता जानती है। और सबसे बेहतरीन नमूना तो शिवसेना का है, और न केवल शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ दिया, वरन श्री शरद पवार साहब की जो NCP है उसको भी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो उनका रोल 2020 के विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के साथ हुआ, और वही देखिए कि पंजाब में अकाली दल के साथ उनका क्या रिश्ता रहा, तमिलनाडु में ऑल इंडिया अण्णा द्रमुक के साथ उनका क्या रिश्ता रहा। इसलिए श्री नवीन पटनायक को अब समझ में आ गई है बात कि राजनीति क्या होनी चाहिए। YSRCP जैसे बीजू जनता दल ने विगत 10 वर्षों में यही शो करना शुरू किया कि हर बिल को पास कराने में विपक्ष के साथ नहीं जाना है, बीजेपी के साथ जाना है, वही काम श्री जगन मोहन रेड्डी ने किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दिख रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा में इनके सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 2019 में इनका वोट प्रतिशतता 49.9 और 2024 के लोकसभा में सीधे 10% की घटोतरी हुई, वो 39.6 पर आ गए और इनके सिर्फ 4 सांसद जीते। असेंबली में 2000 यहाँ भी 7 होता है लोकसभा विधानसभा, 2019 में 50% वोट मिला था YSRCP को, और 2024 में मिला है 39.4 और इनके सिर्फ 12 विधायक जीत कर आए। माने नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी प्राप्त करने लायक ये संख्या नहीं। मैंने अन्य भी कई पार्टियों का नाम लिया। मैं इन सभी पार्टियों से अनुरोध करूंगा कि इतिहास को देखिए कि जो भी क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गड़बड़ियाँ डालने का में लगे रहे, उनका देर सवेर उनका हरास होना जरूरी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल और YSRCP सहित तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियों को भी सावधानी बरतनी होगी आने वाले दिनों में अपने अस्तित्व के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।